मोहब्बत के रिश्ते। कोई चौथी बार आकर फातिमा ने खिड़की से बाहर झांका था। इस मर्तबा भी बिल्कुल वैसा ही मंजर था जैसा पहले था। हाँ, अलबत्ता सामने के दो घर छोड़कर तीसरे घर के उगे रश लगा देखकर उसे तजस्सुस हुआ। या अल्लाह, अब इधर क्या हो रहा है, देखूं तो। और कुर्सी घसीट कर देखने को खड़ी हो गई। दरमियान में ढेरों साग फैलाए वो सब इर्द गिर्द घेरा डाले बैठी थी। कुछ इन्होंने पालक और साग के गुठे बना रखे थे और दूसरी इन्हीं काटती जा रही थीं। आपस में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और खुशगपीम में मसरूफ औरतें उसे ज़रा अच्छी ना लगी। देखते ही देखते चंद मिनटों में साग और पालक कट गई। तो ना जाने वो कितनी देर उनकी बेफिक्री और फारिग अलबाली पर कुढ़ती रही। अगर इसका 6 माह का छोटा बच्चा अली उठ के रोने नहीं लग जाता। फातिमा का मीका और ससुराल दूसरे शहर में थे और वो खुद भी वहाँ अपने ससुराल में ही रह रही थी। सरमद की जॉब चूंकि इधर थी, अपने एक दोस्त के साथ रूम शेयर करके रहता था और हर वीकेंड पर घर चला जाता। अभी 1 माह पहले ही इस मोहल्ले में घर किराए पर लेकर फातिमा और बच्चों को लेकर आ गया था। अली से बड़े 3 साला अमन को भी इधर आकर ही स्कूल दाखिल करवाया था। गर्चे अभी उनके मोहल्ले में किसी से जान पहचान तो ना थी, फिर भी चंद दिनों में फातिमा यहाँ की औरतों और बच्चों से अच्छी खासी बेजार हो गई। वजह ही कुछ ऐसी थी। औरतें दिन चढ़े जो धूप सनकने को घरों से बाहर निकलती तो सारी दोपहर गली में ही गुजार देती। आपस में खुशगपियाँ करती, सिलाई से लेकर सब्जी काटने और मुसालहा पैसने तक उनके सारे काम घर के बाहर गली में ही अंजाम पाते। जैसे ही बच्चों के घर वापस आने का टाइम होता अंदर चली जाती और फिर बच्चे शाम को स्कूल से आकर जब खेलते तो खूब हंगामा रहता, जिससे फातिमा को खूब कौफत होती। एक दिन फातिमा दोपहर में बच्चों को सलाने जो लेटी तो साथ में इसकी खुद भी अनख लग गई। अभी चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि बाहर की बेल से इसकी अनख खल गई। ऐसा लगता था कोई बेल पर हाथ रखकर उठाना भूल गया है। खुदा या खैर, लगता है कोई आफत आ गई है। इसने भागकर दरवाज़ा खिला तो सामने एक मिस्कीन सूरत मोहल्ले का बच्चा खड़ा था और उसे देखते ही सलाम करने लगा। क्या मसला है, क्यों इस तरह से बेल दे रहे हो? बच्चों की इस हरकत पर उसे बेपनाह गुस्सा आया। फिर सलाम का जवाब कहाँ देना था बल्कि उखड़े हुए लहजे में बोली, भाग जाओ यहाँ से, किसी को कोई बाल नहीं मिलेगा और अगर दोबारा बाल के लिए बेल बजाई तो तुम्हारी पिटाई लगा दूंगी। और ख़बरदार, अपने घर के उगे खेलो, किसी ने आइंदा मेरी बेल बजाई तो बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। सूरी आंटी, अब हमें आज बाल दे दी, दोबारा आप हमारी बाल आए भी तो वापस ना कीजिएगा। बच्चे मन्नतें करते रहे मगर वो उल्टा गुस्से में अंगारा बनी अंदर आ गई। वो तो शक्र है कि अमन और अली अभी तक गहरी नींद सो रहे थे, वरना शोर से उठते तो अमन कच्ची नींद से जाग जाता तो फातिमा के लिए उसे चुप करवाना मुश्किल हो जाता। शाम तक जाकर इसका गुस्सा ठंडा हुआ। वो भी सरमद के वापस आने का टाइम हो चला था तो उसे अपना मुंह ठीक करना पड़ा। यार, किया ही मौदब और अच्छे बच्चे हैं इस मोहल्ले के, मुझे देखकर फौरा सलाम करते हैं, इतनी एहतराम से पेशते हैं। सच में मैं तो हैरान होता हूँ कि आजकल के ज़माने में जब इंटरनेट के सिवा किसी और से वास्ता बच्चे रखना ही नहीं चाहते तो ये किस कदर तहजीब याफ्ता हैं। रात का खाना खाकर बच्चों से खेलते हुए सरमद उसे बता रहा था, लेकिन बर्तन समेटकर किचन में जाते हुए फातिमा को तो गोया ब्रेक लग गई। छोड़ी सरमद, अब भी किन बच्चों से मुतासिर हो रहे हैं जो स्कूल से आने के बाद सारा वक्त बाहर खेलते रहते हैं। खुदा की पनाह, ना उनकी माँग ने मना करना है, खुद घरों में आराम करती हैं और इन्हें बाहर निकाल देती हैं, चाहे ये दूसरों का जीना हराम कर रखें। बच्चों की तारीफ करके सरमद ने गोया इसकी दिखती रग पर हाथ रख दिया था। तभी उसने दिल की भड़ास निकाली, खैरियत, कोई बात हुई है क्या? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सरमद को उसने सारी बात बता दी, जिस पर वो कहने लगा कि फातिमा, तुम भी हद करती हो, बच्चों से किया मुकाबला गिंद दे देनी थी। यूं डांट कर तुमने अच्छा नहीं किया। हम जैसे मुझे तो कोई काम नहीं कि मैं हर वक्त बेल के जवाब में भागती रहूं। इन बदतमीज बच्चों को बाल मिल भी जाती तो इन्होंने चैन नहीं लेने देना था। लेकिन देखो, कल जब तुम्हारे बच्चे भी उसी तरह खेलेंगे तो क्या गली के बाकी बच्चों की तरह तुम इन्हें भी बाल वापस नहीं करोगी? जिस पर वो उछल पड़ी और कहने लगी, हाय सरमद, ये अब क्या कह रहे हैं? अल्लाह ना करे।
इतने गंदे माहौल में कभी भी भेजूंगी नहीं, मुझे इन्हें खराब करवाने का कोई शौक नहीं। जिस पर सरमद ने खामोश होने में ही आफियत जानी। क्या बताऊं आपको, सरमद ने इतने अजीब से इलाके में घर लिया है जहाँ की औरतें और बच्चे घर में कम ही टकता हैं, हर वक्त गली में रहते हैं। वो पिछले 20 मिनट से मुसलसल अम्मी से बातें कर रही थी और मौजू गुफ्तगू मोहल्ले की औरतें और बच्चे ही थे। किसके घर कौन आया है कौन गया है जरा भी छुपा नहीं रहता, हर कोई लिफाफे के अंदर पड़ी तक चीज को भांप लेता है, हर वक्त माऊं और बच्चों ने तमाशा लगाया होता है। अम्मी इसे बार बार मोहल्ले में से किसी से कोई राब्ता ना रखने की ताकीद कर रही थी। छोड़ो बेटा, तुमने क्या लेना देना है इन औरतों से, तुम बस अपने बच्चों पर तवज्जो दो और किसी से मेल जोल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। अम्मी तौबा करें, मुझे तो कोई शौक नहीं। अल्लाह का शक्र है कि मैं बहुत खुश हूँ और अपने घर में इतनी मसरूफ़ हूँ, क्योंकि मुझे किसी के घर जाकर देखने की ज़रूरत ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है। मैं तो बस मोहल्ले में निकलूँ और कोई सलाम करे तो मैं तो जवाब दिए बगैर ही आगे चल पड़ती हूँ, इसलिए कि मैं इनके साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखना चाहती। अम्मी को खूब सुना कर इसका दिल हल्का हो गया, तो उसके बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। आज फ़ातिमा की दोस्त फ़ायज़ा आई हुई थी, इतनी मुद्दत के बाद जब मिली तो बहुत अच्छा लगा। बचपन से लेकर जवानी शादी तक तमाम ही किस्से एक दूसरे ने सब बच्चों को भी सुना डाले, और फ़ातिमा ने तो ना जाने कितने खाने बनाकर अपनी सहेली की खिदमत मदारत की। सच बहुत अच्छा लगा, वादा करो कि तुम भी मेरे घर जल्दी आओगी। और इसे रुखसत होते हुए अपने घर आने की दावत भी दे दी। फ़ातिमा, बस एक बात कहूँ, तुम्हारा इलाका और मोहल्ले का माहौल बड़ा अजीब सा है। यहाँ लोग बड़े बेकुरड हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी अच्छे जगह पर घर लेना चाहिए। खुदा की कसम, मेरे इलाके में इतने खूबसूरत मकान हैं, तुम जल्दी वहाँ शिफ्ट हो जाओ, फिर एक पास रहेंगे तो कोई मसला भी नहीं होगा। हम तुम ठीक कह रही हो, मैं बहुत जल्द अब इस इलाके से जान छुड़ा लूँगी, फ़ातिमा की सहेली कहने लगी। हमारी सोसाइटी में तो ये हाल है कि जनाजा चला भी जाए तो कोई जाकर खबर नहीं लेता। वो अपनी सोसाइटी की खूबियाँ बता रही थी कि वहाँ कितनी सिक्योरिटी है और वहाँ पर कोई किसी को तंग नहीं करता, हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन रहता है। बस ठीक है, तुम भाई को मीना लो। फ़ातिमा, इस तरह मेरी सोसाइटी में आ जाओगी तो हम दोनों फरंडस हर वक्त एक साथ रहेंगी। छुट्टी का दिन मोहल्ले में खूब हंगामा लेकर उतरता था। आज भी इन मुनहुसों ने इर्द गिर्द के मोहल्ले वालों को दावत आम देख रहे दे रखी थी, तभी इस कदर बाहर शोर मचा हुआ था। सरमद सो कर उठा था, बच्चे अपने खिलौनों में मसरूफ थे, जबकि अली वाकर में बैठा बाहर उठते शोर से खुश होकर तालियां बजा रहा था। सरमद बेटे की तरफ मुतवज्जह हुआ और कहने लगा, अब बहुत खुश हैं, चलो अच्छा है कि मैं आपको बाहर बच्चों के साथ खिला कर लाता हूँ। लेकिन ये सुनना था कि फ़ातिमा को तो पतंगे लग गए। इसने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, अब इन बच्चों के साथ मेरे बच्चों को खिलाएंगे। इस कदर फजूल लोग हैं, ये लोग मेरे बच्चों के साथ खेलने के काबिल नहीं। सरमद को बहुत अफसोस हुआ, उसने कहा कि जब से तुम इस मोहल्ले में आई हो, हर वक्त इसकी बुराइयां करती रहती हो। जिस पर वो फौरा बोली, हम भी चाहती हूँ कि हम किसी सोसाइटी में मूव हो जाएं और इस बैकवर्ड मोहल्ले को छोड़ दें। जिस पर उसने कहा कि ये बात अब दोबारा ज़बान पर मत लाना फ़ातिमा। वो तो ख्वाब सजाए बैठी थी कि बहुत जल्द वो अपनी सहेली की सोसाइटी में मूव हो जाएगी, जहाँ पर हर तरफ सुकून और अमन और चैन होगा, क्योंकि सरमद उसे साफ साफ बताता है कि 1 साल का एग्रीमेंट है और जितना एडवांस मैंने इस घर के लिए भर दिया है, इस घर को खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन करने और तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक फर्नीचर डालने में मेरी सारी सेविंग लग गई हैं। अब मुमकिन नहीं कि मैं इस घर को 1 साल से पहले छोड़ सकूं। जिस पर फ़ातिमा जवाब में कहती है कि मेरा गुजारा इसमें बहुत मुश्किल है, अब मुझे वापस अम्मी के पास भिजवा दें, कम अज़ कम सुकून तो होगा। सरमद ये बात सुनकर इतना दिल बर्दाश्ता हवा के घर से बाहर निकल जाता है। बच्चे घेर लेते हैं और कहते हैं कि अंकल, हम आपके साथ खेलते हैं। क्रिकेट का तो उसे वैसे ही जुनून था। खूब 2 घंटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलकर इसका मूड बहाल हो गया, लेकिन अंदर फ़ातिमा जलती रही। घर वापस आया तो इसका मूड अच्छा था, सच मज़ा आ गया, बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। वरना घर से अफस और अफस से घर के चक्कर में बंदे को और कुछ सोचता ही नहीं।
और जिस्म का अलग बेड़ा गर्क हो जाता है। कुछ घंटे पहले वाली नाराज़गी को भुला कर फातिमा से ऐसे बात कर रहा था कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। अब तो सरमद ने हर इतवार को मामूल बना लिया कि वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना ना भूलता। अगर किसी वजह से वो ना जाता तो बच्चे बुलाने आ जाते। फातिमा इतना ही एहतजाज करती लेकिन वो हर बात इन सुनी कर देता। इस रोज़ सरमद को ऑफिस के काम से बाहर जाना था। वो तो सुबह सवेरा निकल गया। अली को घर में बुखार ने घेरा, दवाई दी लेकिन फिर भी वो चिड़चिड़ा और बेचैन था। घर का काम भी वो ना कर सकी और फिर उसे उठाए उठाए फिरती रही। अम्मी स्कूल से घर आया तो फातिमा ने उसे खाना खिलाया और सलाना चाहा, और कुछ इसको सलाते सलाते थकन से सो गई। अजम का सोने का दिल ना था मुँह को, और सोते देखकर वो बेड से उतरा और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर तो टेलीविज़न के सामने बैठकर अपने पुराने खिलौनों और कारों से खेलता रहा। अब उसका रुख किचन की तरफ था। चूल्हे के पास रखी माचिस देखकर उसे बहुत खुशी हुई, जिसे फातिमा आज कैबिनेट पे रखना भूल गई थी। माचिस पकड़े वो साथ वाले कमरे में घुस गया और पर्दे के पीछे छपकर बैठकर लगा जलाना। एक एक करके सारी तेलियां होना किया था एक पर्दे पर जागरी। जैसे ही उसने वो पकड़ी वो खौफजदा होकर भागा और मुंह की दानिश से बचने के लिए छपने की जगह तलाश करने लगा। आउट! उसी वक्त बाहर गली में शोर उठा था। फैजान की गेंद पर हारिस ने छक्का मारने की कोशिश की, जो जोरदार हट मारी थी तो गेंद सीधा जाकर फातिमा की छत पर गिरी थी। अब खेल के रूल के मुताबिक न सिर्फ आउट हो चुका था बल्कि उसे छत पर जाकर गेंद उठाना थी। वैसे भी तो फातिमा ने इन्हें गेंद देना नहीं थी, इसलिए बच्चों ने ये रोल बना रखा था, चलो यार जल्दी करो, बाल लाओ, जाकर हमें गेम खत्म करनी है। वैसे भी एकेडमी का टाइम होने वाला है। हारिस कसे तरह खिड़कियों से लटकता और गर्लों को पकड़ता छत पर पहुंचा। यूं ही गेंद उठाने को झुका, नीचे से जलने की बो आई। वो थोड़ा सा उगे होकर देखने लगा। नीचे गली के साथ कमरे की खिड़की से धुआं बाहर को आ रहा था। वो घबरा कर बच्चों की तरफ आया। बाहर गली में जो कि बाल के लाने का इंतजार कर रहे थे। उम्र फराज हुस्न लगता है, सरमद भाई के घर उग लगी हुई है। खिड़की से धुआं निकल रहा है। पता नहीं है आंटी कहाँ है, जाओ अपने घरों से पानी लाओ, और उम्र तुम जल्दी से बेल करके आंटी को बताओ, मैं नीचे उता हूँ। हारिस के इतना कहने की देर थी कि गली में एकदम कर सन्नाटा छा गया। बच्चे दौड़े, कोई डॉल पकड़ कर लाया और कोई पानी का कैन। लेकिन उग लगी कैसे उसे ये समझ में ना आया। फिर इसने अंदर की तरफ दौड़ लगाई, अली को बगल में दबाए। वो अम को ढूंढ रही थी लेकिन अम की आवाज़ अलिफ ही ना रही थी। अंदर से तो आंटी कोई बाहर नहीं है, या हमने चेक कर लिया है, तो फिर वो किधर चला गया। अब वो पूरे घर में अम को ढूंढ रही थी। बच्चे उग बुझा रहे थे, उसे कुछ होश ना था। आंटी अम ड्राइंग के पर्दे के पीछे छपकर बैठा था। हारिस ने इसे उठाकर फातिमा के सामने कर दिया। उसे सही देखकर इसकी चीखें निकल गई। धाड़ें मार मार कर बच्चों के साथ खुद भी रो रही थी। इधर बच्चों की कोशिशों से ऊपर काबू पा लिया। पर्दे ने उगे पड़ी लकड़ी के सोफे को भी अपनी लपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से कालीन का भी कुछ हिस्सा जल गया। दो बच्चों ने उग बुझाने की कोशिश में अपने हाथ भी जला लिए। बच्चे तो उग बुझाकर वापस चले गए, लेकिन जब उनकी माँ बारी बारी अलिफ कर फातिमा को हौसला दे रही थी कि अल्लाह का शुक्र अदा करो बेटा कि किसी बड़े नुकसान से बच गई हो, परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, और वो इसके सर पर शफकत से हाथ रख रही थी। सरमद रात को घर पहुंचा तो घर की हालत और बीवी के चेहरे पर उड़ती हवाएं देखकर रंजीदा हो गया। सारा किस्सा सुनाया तो फिर सोए हुए अमन और अली को प्यार किया। इसकी अनखों में अंसौ थे और वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। अगले दिन अफस ज़रूर गया लेकिन जल्दी वापस आ गया और कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ फातिमा, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब हम बहुत जल्द सोसाइटी में घर ले लेंगे। अगर तुम लोगों को कल कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी मुआफ ना कर पाता। वो इंतहाई रंजीदा था। नहीं सरमद, ऐसा मत कहीं, ऐसा नुकसान या परेशानी तो कहीं भी हो सकती है। मैं अभी प्रॉपर्टी डीलर के पास से आ रहा हूँ, उसे मैंने कहा मुझे किसी अच्छी सोसाइटी में घर दिखा दे और मालिक मकान से भी मुआमलात में निपटा ही लूँगा। जैसे ही घर अच्छा मिलेगा हम शिफ्ट हो जाएंगे। बस अब मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन फातिमा के बदले अंदाज देखकर सरमद हैरान रह गया, क्योंकि इसने ऐलान किया कि इस मोहल्ले से कहीं नहीं जाऊंगी।
لیکن سرمد نے اسے کہا کہ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں فاطمہ، اور اب یہ فیصلہ میں نے دل اور دماغ سے کیا ہے۔ لیکن فاطمہ کی بات سن کر اج سرمد حیران رہ گیا۔ الحمدللہ، میں اب کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ سچ کہوں تو انسانیت اور پیار اور ہمدردی کا جو عملی مظاہرہ میں نے ان محلے والوں میں دیکھا ہے، وہ دنیا کے کسی اچھی سے اچھے سوسائٹی میں نہیں ملے گا۔ اگر بچے وقت پر نہ آتے تو شاید ہم تینوں اب کے پاس نہ ہوتے۔ جس طرح انہوں نے بھاگ بھاگ کر آگ بجھائی، کچھ بچوں نے تو اپنے ہاتھ بھی جلا لیے، اپنی پرواہ نہیں کی۔ پھر ان کی ماں نے آ کر جس طرح میری دل جوئی کی وہ بولتی چلی گئی، میں یہ سمجھ کیوں نہ سکی کہ اچھے انسانوں سے سوسائٹی بنتی ہے جہاں پر دکھ سکھ بانٹے جاتے ہوں۔ صرف مکان سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا سرمد، مجھے یہیں رہنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی ان بچوں جیسا بنانا ہے جو دوسروں کے کام آنے کو ہر دم تیار رہتے ہیں۔ سرمد وہ تو پہلے دن سے ہی ان محلے والوں کا قدردان تھا۔ جب یہاں کے بچے بڑے سب مل کر اس کا سامان ٹرک سے نکلوا کر اندر رکھوا رہے تھے اور اسے اور کیا چاہیے تھا فاطمہ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ دے دیا تھا، تو وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ تو پھر چلیں، وہ علی کو اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، کہوں بھئی جن بچوں نے آگ بجھانے میں اپنے ہاتھ جلائے ہیں چل کر ان کے حال پوچھیں اور ان کے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کریں۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دونوں امن اور علی کی انگلی پکڑ کر خوشی خوشی محلے والوں کا شکریہ ادا کرنے چلے گئے۔